का जिक्र जहां मौसम करवट लेने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग का खासा असर दिखने वाला है। अगले 3 दिन तक कई जिलों में बारिश के आसार हैं। उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और पूरे बस्तर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर से फेरबदल की स्थिति आप देखेंगे। ठंड लगातार बढ़ रही है और अब मिचोंग तूफान का जब असर छत्तीसगढ़ के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में नजर आने वाला है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे ही छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा। तूफान मिचोंग को लेकर अलर्ट भी अलग अलग प्रदेशों में जारी किया गया। वहीं पेंड्रा में मौसम बदला है। जिले में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। छाए रहे घने बादल, सुबह से यहां पर बारिश हो रही है। तो किसानों में फसल को लेकर चिंता लगातार बढ़ती हुई। धान खरीदी केंद्रों में भी खुले में धान रखा हुआ है, इसे लेकर भी प्रशासन चिंतित है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर लगातार अधिकारी सुरक्षित करने के निर्देश दे चुके हैं इस धान को, लेकिन बहुत जरूरी कि पहले से इसे लेकर प्रबंध कर लिया जाता। अब चूंकि बारिश मुहाने पर है, उसके बाद ठंड बढ़ेगी, तो किसानों की तो चिंता बढ़ ही रही है। लेकिन साथ ही साथ धान खरीदी केंद्र जहां पर खुले में धान रखा होने के चलते लाखों का नुकसान भी हो सकता है प्रशासन को। इसके लिए इंतजामात करने के निर्देश प्रशासनिक स्तर पर। दूसरी तरफ ठंड की ठिठुरन लगातार आप ये देखिए, छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में सबसे ज्यादा सताने वाली। और पेंड्रा के साथ साथ मुंगेली में भी मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। सुबह से लगातार बारिश यहां पर हो रही है। 2 से 3 घंटे से बारिश की झड़ी यहां पर लगी हुई है। पूरे दिन बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और यहां पर भी धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखे धान के भीगने का डर है किसानों को। लगातार किसान चिंतित हैं अपनी खड़ी फसल को लेकर भी। साथ ही साथ कुछ ऐसे किसान जो कि महज चुनाव का इंतजार कर रहे थे, मतगणना का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद ये देखना था कि धान खरीदी केंद्रों में बढ़े हुए एमएसपी पर कहां तक धान बेचा जा सकता है। उसके इंतजार में धान की फसल खुले में रखी हुई है। न सिर्फ धान खरीदी केंद्रों में बल्कि किसानों के घर पर भी इसी प्रकार के समस्याएं अब पैदा हो सकती हैं, क्योंकि एक ऐसा तूफान मिचोंग जिसे कहा जा रहा है, अलग अलग प्रदेशों में बारिश ला रहा है ये तूफान, और उसी के चलते बहुत ज्यादा जरूरी कि पहले से किसान इसे लेकर सतर्क रहें। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर ये निर्देश दे चुका था कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है। इसके चलते अब धान खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था सुचारू रूप से रखनी है। बड़ी बात यह भी कि ठंड भी अब बढ़ने वाली है, तो उसके लिए भी तैयारी रखनी जरूरी। तो चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुबीर चौधरी जुड़ गए हैं। सुबीर, आपके हाथों में छाता है, ऐसा लगता है कि वहां पर बारिश हो रही है और सबसे बड़ी परेशानी किसानों के लिए है सुबीर, क्योंकि 3100-3200 के फेर में किसान फंस गया यहां पर धान के चक्कर में। जी आशीष, बताना चाहूंगा कि यहाँ जो किसान थे चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे थे और इसी फेर में वो अपनी धान को बेच नहीं रहे थे। वहीं जब अब नतीजे जारी हो चुके हैं तो अब किसान जो है अपने घरों पे रखे धानों को बेचने की तैयारी में है। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अब तक फसलों को काटे भी नहीं है, और कुछ किसानों के खनिहार में मिसाई के लिए भी धान का जो पैरावट है वो रखा हुआ है। और उसके साथ ही जो ये बंगाल की खाड़ी में जो मिचोंग का चक्रवात उठा, उस पे मौसम विभाग ने पूर्वानुमान पहले ही दिया था कि कई जिलों में बारिश होगी, जिसमें गौरेला, पेंड्रा, मरवाही भी शामिल था। और किसानों को इस बात की जानकारी 2 दिन पहले से ही थी, लेकिन यह समय उनके लिए कम था। वहीं जो प्रशासन है, प्रशासन धान की सुरक्षा के निर्देश भी जारी कर रहा है, लेकिन किसानों के मन में अभी चिंता बनी हुई है, क्योंकि यह बारिश जो होगी यह अभी भी लगातार 2-3 चलेगी, यह मौसम विभाग का कहना है। जी निश्चित तौर पर। और पेंड्रा को लेकर अगर बात की जाए तो पेंड्रा में बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी भी पड़ती है। यहां पर प्रशासनिक स्तर पर क्या इंतजाम है ये भी बताइएगा। ना सिर्फ धान खरीदी केंद्रों को लेकर बल्कि असहाय लोगों को लेकर भी क्या प्रशासन ने व्यवस्था की है? जी अवंतिका, बताना चाहूंगा कि यह जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है वह अमरकंटक की तराई वाला क्षेत्र है और पहाड़ी अंचल होने के कारण यहाँ 6 डिग्री तक तापमान गिर जाता है। और बता दूं कि जो प्रशासन की तैयारियां हैं वह अलाव से ऊपर नहीं जाती है। अगर बात करें रैन बसेरों की तो यहाँ 3 नगर पंचायत हैं, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही, और तीनों नगर पंचायतों में कहीं भी रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है। अगर असहाय लोगों की और जो मुसाफिरों की बात करें तो वह जो रात काटने को मजबूर होते हैं वह रेलवे
रेलवे स्टेशन या बस स्टैंडों पर ही अलाव के सहारे पूरी रात गुजार देते हैं और प्रशासन इस पर अब तक कोई भी पहल नहीं किया है। जी ठीक है सुबीर, बहुत शुक्रिया सुबीर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ मौसम को लेकर चर्चा हम कर रहे थे और दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती हुई छत्तीसगढ़ को लेकर दिल्ली में मंथन की स्थिति देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, इस पर लगातार हलचल तेज होती हुई। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया आज बैठक करने वाले हैं और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर दिल्ली में चर्चा हो सकती है। 4 से 5 नामों का पैनल है, इस पर चर्चा होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर है, 54 दिनों से लागू आचार संहिता हटी है। अब चुनाव आयोग ने सीएस को लेटर भेजा है। 5 राज्यों से हटी है आदर्श चुनाव आचार संहिता। तो आज से छत्तीसगढ़ में सामान्य कामकाज हो सकेगा। अलग अलग नियम जो कि आचार संहिता के दौरान पालन में लाए जा रहे थे, उनसे अब राहत मिल रही है, क्योंकि चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब धीरे धीरे कर अलग अलग राजनीतिक हलचल आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले आम लोगों के लिए जितने भी प्रतिबंध थे वो अब पूरी तरह से हटाए जा चुके हैं। आदर्श आचार संहिता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर हट गई है और अब सामान्य रूप से काम यहां पर चलता रहेगा। और छत्तीसगढ़ में एक बड़े परिवर्तन के साथ ही रायपुर नगर निगम में भी उलटफेर की संभावना है। बीजेपी सरकार बनते ही एक बड़े उलटफेर का अनुमान अब लगाया जा रहा है। मेयर के खिलाफ, जी हां, महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। अब एजाज ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। प्रस्ताव को लेकर आज बीजेपी पार्षद दल की बैठक भी है। रायपुर नगर निगम में 70 सीटें हैं, बीजेपी 31, कांग्रेस 34 और 5 निर्दलीय पार्षद। अब चूंकि सरकार बन गई है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की, तो अब बीजेपी की नजरें हैं मेयर के पद पर। अलग अलग स्तर पर आप इस प्रकार के बदलाव पहले से देखते आ रहे हैं। सीएमओ में भी 6 अधिकारियों को हटा दिया गया। महापौर रायपुर का बदला जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर बहुमत है और अच्छी खासी बहुमत छत्तीसगढ़ में है, तो इसकी पूरी संभावना है कि अपने स्तर पर रायपुर में बदलाव की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री कौन? और कई नाम रेस में है। क्या कुछ हलचल इसे लेकर चल रही है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नतीजे आ गए, तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 54 सीटें मिली हैं। अपने इतिहास में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, तो कांग्रेस को सबसे कम 35 सीटें मिली। सरकार बीजेपी बनाएगी। अब चर्चा ये हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीएम के चेहरों में रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी के नाम पर फिलहाल चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री के दौड़ में छत्तीसगढ़ में बीजेपी में ऐसा कोई नाम या अलग अलग पहचान या चेहरे नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ लोग की अंदर क्षमता है छत्तीसगढ़ का नेतृत्व संभाल सके, मगर इसकी हम प्रक्रिया पार्टी करती है। केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और उसमें दल का नेता का चयन होगा। और मेरी जो जवाबदारी थी कि पार्टी को बहुमत मिले, पार्टी की सरकार बने, उस काम को हम सब लोगों ने मिलकर किया है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जनता जनार्दन ने सीएम पद की रेस में बड़ी जीत, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतने बड़ी जीत मिली है। कुछ तो आप ऐसा कुछ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। कृपया बड़ी बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जल्द तय होगा। से जो ऑब्जर्वर तय होंगे वो आएंगे, उस दिन बैठक। तो कब तक फैसला हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, इंतजार करिए आप। बहुत फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा और ओबीसी, आदिवासी या सामान्य चेहरे को लेकर चर्चा तेज है। विधायक ही अपना नेता चुनेंगे, तो इंतजार कीजिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18।
और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर चुनाव में जीते विधायकों से मुलाकात करने भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ते हैं। पहले पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर रायपुर आएंगे और विधायकों की बैठक होगी। इसके बाद पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक भी होगी। इसमें ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। तो उन्होंने भी ये दावा किया है कि जल्द ही राज्य को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई। छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर अभी दिल्ली लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में विधायकों की क्या राय हुई, इस सब पर बात करते हैं। सर, कल आप छत्तीसगढ़ आज गए, आप वापस लौट आए, विधायकों से मुलाकात होगी, क्या राय है सर, क्या तय हुआ? ये कोई राय नहीं होती है। विधायकों का हमारा एक सिस्टम है। विधायकों को एक बार अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद रायपुर बुलाया था, आज वापस वो अपने क्षेत्र में गए हैं। हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा, वो निर्णय करेगा, फिर ऑब्जर्वर जाएंगे, तब जाके विधायकों की मीटिंग। मैं विधायकों की राय लेने का न मेरे पास अधिकार है, न वहाँ किसी को अधिकार है। ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करेगा कौन ऑब्जर्वर जाएगा, और ऑब्जर्वर जब जाएंगे तब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, उसके बाद बैठक होगी। अभी कोई विधायकों की बैठक नहीं थी। कोई चर्चा सर किसी नाम मुख्यमंत्री कौन होगा रेस में? प्रकार की कोई चर्चा नहीं, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। सिर्फ मिले, सबको स्वागत किया, सबको मिठाई खिलाई, सबको राज्य का खाना खिलाया और सब अपने अपने क्षेत्र में वापस गए। तो सर अब ये प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं ये कब शुरू होगी? निश्चित शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बैठा होगा या बैठने वाला होगा, ये 2-4 दिन में बहुत जल्दी से जल्दी होगी। तो उम्मीद क्या करें सर, कब तक छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा? नहीं, बहुत जल्दी मिलेगा। बाकी तो यहाँ लोगों को तय करना, ऐसा कोई निर्णय नहीं होता। तो ओम माथुर साहब दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री मिल जाएगा, सिर्फ दिल्ली को तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। कैमरामैन चंदन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजवी, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद रमन सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सीधे आपको सुनाते हैं। प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर बहुमत हासिल किया है और बीजेपी की सरकार 15 साल चलाने वाले और इस चुनाव में अहम रोल निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं। सर, पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपको। क्या लग रहा है कि इस जीत का श्रेय कैसे देंगे? बम्पर बहुमत मिला है, क्या लगा, क्या क्या मुद्दे काम किए? जीत का श्रेय छत्तीसगढ़ की जनता को मैं देना चाहता हूं। जीत का श्रेय हमारे युवा और महिला और किसान भाइयों को देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा दिखाया है। जीत का श्रेय देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति के लोगों ने जो घोषणा पत्र बनाया। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसने घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी तय की। और एक बार मोदी जी की गारंटी यदि किसी योजना में हो जाती है तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको विश्वास प्रकट किया और ये रिजल्ट आया। कांग्रेस ने 75 पार का नारा दिया था और 35 तक पहुंच गई। कांग्रेस के डाउनफॉल और कांग्रेस से 5 साल में भरोसा उठने का कारण आप क्या मानते? कांग्रेस की असफलता का मामला छत्तीसगढ़ में भूपेश के स्वभाव, उसके कार्य पद्धति, उसके मंत्रियों मंडल में करने वाले साथियों के काम, जिस प्रकार के घमंड, जिस प्रकार के व्यवहार छत्तीसगढ़ की जनता से किया, वो छत्तीसगढ़ भूपेश के चेहरे को बदलना चाहती थी। यहाँ घमंड का, भ्रष्टाचार का और आतंक से छत्तीसगढ़ को नहीं चलाया जा सकता। प्रेम से, संवाद से, भाईचारे से छत्तीसगढ़ चलता है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और यहाँ पे काम करने की पद्धति भी वैसी होनी चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भूपेश की कार्य पद्धति को टोटली रिजेक्ट किया है, उसके भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खारिज किया है। शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, महादेव ऐप हो, इतने सारे घोटाले और पीएससी जैसी जगह में भी घोटाले यदि होते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता ने तय किया कि ऐसा मुख्यमंत्री जो सरकारी खजाने को खुद लूटता है तो जनता के पास विकल्प रहता है उसको बदलने का, और बदलने का वक्त आया तो बदल दिया। अब मुख्यमंत्री कौन, इसको लेके कवायद चल रही है और सब जगह आपके ही नाम की चर्चा, आपने बड़ा अहम रोल निभाया है। मुख्यमंत्री के दौड़ में छत्तीसगढ़ में बीजेपी में ऐसा कोई नाम या अलग अलग पहचान या चेहरे नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ लोग के अंदर क्षमता है छत्तीसगढ़ का नेतृत्व संभाल सके, मगर इसकी हम प्रक्रिया पार्टी करती है। केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी
और उसमें दल का नेता का चयन होगा। क्या लगता है कि कितना समय लग सकता है इसमें? मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया केंद्र से नेतृत्व करेगा। जीत के बाद कुछ बातचीत आपकी हुई आपके आला नेताओं? धन्यवाद और बधाई का सिलसिला चल रहा है। सभी को हमने बधाई दी, केंद्रीय गृह मंत्री जी को बधाई दिया, माथुर साहब को दिया, मनसुख भाई को दिया, नितिन को दिया और जितने हमारे केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दिया। तो ये केंद्रीय नेतृत्व का बड़कपन है। मेहनत जो अमित शाह जी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया छत्तीसगढ़ में, वो अद्भुत रहा। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। जीत में अहम रोल रहा और हार का सबसे बड़ा कारण जो कांग्रेस का रहा उसकी वजह जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और भ्रष्टाचार जैसी चीजों को उन्होंने यहाँ पर बताया है। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि जल्दी विधायक दल की बैठक होगी, इसमें सीएम का फैसला होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर भी चलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में सुशासन हो, छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप सरकार चले, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में 5 साल में अपराध बढ़ा है, अपराधियों के हौसले बढ़े हैं, जिहादियों के हौसले बढ़े हैं। ये छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है। कांग्रेस की सरकार ने इसे अपराध का गढ़, नशे का गढ़ बनाया है। हमारी सरकार बनते ही निश्चित रूप से अपराधियों पर, जिहादियों पर कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। बहुत जल्दी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे इसका निर्णय होगा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, और उसके बाद फिर सरकार गठन के बाद सरकार के कामकाज की योजना रचना बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। वो कार्यकर्ता कौन होगा इसका निर्णय पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो इधर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के मूंछों पर दाव लगाने पर भी सियासत तेज हो गई है। रिजल्ट के बाद बीजेपी के सरगुजा प्रभारी संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि भगत को मूंछों को दांव में लगाने से पहले सोच लेना चाहिए था। उम्मीद है कि अमरजीत भगत मूंछों को कटवा कर घूम रहे होंगे। अगर वो मूंछ के साथ घूमते देखे गए तो हम समझेंगे कि नकली मूंछें लगाकर घूम रहे हैं। श्रीवास्तव ने यह भी कहा है कि प्रदेश के 9 मंत्रियों की करारी हार हुई, ये उनकी एरोगेंसी की वजह से हार हुई है। देखिए, ऐसा है कि मूंछ मर्दों की पहचान होती है और उस मूंछ को दांव पर लगाने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उम्मीद करता हूं कि शायद अमरजीत भगत जी मूंछ मुड़ा लिए होंगे, और या तो यदि मूंछ दिख रही होगी तो हम ये मानेंगे कि वो नकली मूंछ के साथ में अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। देखिए, ऐसा है, दांव लगते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से 12 में से 9 मंत्री हारे हैं, यह विशुद्ध रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ साथ उन मंत्रियों की एरोगेंसी है। एक बड़ा जनादेश महिलाओं ने, युवाओं ने जनघोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस को दिया था, लेकिन कांग्रेस ने जनादेश का सम्मान नहीं किया, जनादेश का अपमान किया। और महिलाओं के साथ में, युवाओं के साथ में जो वादे किए गए थे, उन वादों पे बातचीत करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा, और परिणाम यह हो कि एक बड़ा जो जनादेश था वो धराशायी हो गया। और एक बार फिर से विश्वास करके जिस तरीके से 15 वर्ष बीजेपी की सरकार ने प्रदेश की सेवा की थी, एक मौका फिर से जनता ने हमको दिया है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं और जनता के अनुरूप ही ये सरकार उनसे किए हुए वादों को पूरा करेगी। तो संजय श्रीवास्तव को आप सुन चुके हैं और अब आपको अमरजीत भगत का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने मूंछों को कटवाने की बात कही थी। सुनिए। भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मुंह छुड़वा देंगे। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मुंह छुड़वा देंगे। अब बात कुछ और खबरों की। सुकमा से बड़ी खबर, नक्सलियों के कोर इलाके में जवानों की दस्तक। बगदेगुड़ा में नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त किया है जवानों ने। 2006 जहां पर नक्सलियों ने स्मारक बनाया था, जवानों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। नक्सलियों की सक्रियता एक तरफ बढ़ती हुई और दूसरी तरफ हमारी सुरक्षा बलों के जवान लगातार
उनके इरादों को, उनके इमारतों को ध्वस्त करते हुए स्मारक बनवाया था। नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए साल 2006 से स्मारक यहीं पर ही था, लेकिन इसके बाद जवान यहां पर पहुंचे, इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। संदेश देने की कोशिश के लगातार पीछे हटाने का काम नक्सलियों को किया जा रहा है और उसी बौखलाहट में लगातार आप नक्सली वारदात भी इसी इलाके में देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़रूरी कि ठोस कार्रवाई इस इलाके में होती रहे, उसी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कोर इलाका माना जाता है नक्सलियों का, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बगड़ेगुड़ा, जहां पर नक्सली स्मारक को ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।